स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल रहेंगे इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई, उनकी हाईएस्ट पावर वन वन रहेगी। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 रहती थी, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि 0 के इक्वल रखो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आने वाले साल में 10th क्लास में आएगा। लीनियर का मतलब होता है वन। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इस फॉर्म में रहता है ना, इसमें एक वेरिएबल। अब ऐसे ही क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का लीनियर इक्वेशन रहे। देखो इसमें वेरिएबल x है और ये y है, दो वेरिएबल है, दोनों की हाईएस्ट पावर 1। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 1 रहती है उसको लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब 1 इन टू वेरिएबल्स, और उसमें वेरिएबल कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अभी 8th क्लास तक क्या हुआ होगा कि आपको लीनियर इक्वेशन तो था लेकिन वो एक ही वेरिएबल वाला था। ऐसा रहा होगा इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, और इसके अंदर वेरिएबल एक्स है, अकेला वेरिएबल एक्स और इसकी पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल वाला है। अब हमको यहाँ क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म। मतलब उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 1 रहेगी और उसके अंदर दो वेरिएबल रहेंगे, एक एक्स भी रहेगा और एक वाई भी रहेगा। तो जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन रहेगा। इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इसलिए है कि x और y की पावर 1 1 है, हाईएस्ट पावर कुछ नहीं लिखी है मतलब 1 है, और इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y। तो इस टाइप की इक्वेशन की अपने को स्टडी करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपने को मिलेगा कैसे, कैसे कैसे अपन इसको ऑब्टेन करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जरा पहले एक इक्वेशन बना के बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपने को मिलेगा कैसे। जैसे आप 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में आपके सेक्शन के अंदर जो भी आपका सेक्शन है, क्षिप्रा बताया आपने, महानदी भी हो सकता है, गंगा भी हो सकता है, कावेरी भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, लिली भी हो सकता है, रोजी भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, डायरी भी हो सकता है, ठीक है जो भी है। तो आपकी 9th क्लास है, तो 9th क्लास के अंदर एक सेक्शन के अंदर 40 से 50 स्टूडेंट रहते हैं। कहीं 40 रहते होंगे, कहीं 44 रहते हैं, कहीं 50 के अंदर अंदर स्टूडेंट रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड का रूल कहता है कि 40 स्टूडेंट आपको रखना है एक सेक्शन के अंदर, मगर स्कूल वाला अपना हिसाब किताब देखते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं तो कहीं 45 कहीं 46, लेकिन रखते हैं अंडर 50 के अंदर ही। 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखते, है ना। 10th क्लास के अंदर, बड़ी क्लासेस के अंदर 80 85 90 100 तक भर देते हैं, है ना। तो आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स जो वर्ड है, स्टूडेंट में बॉयज भी आ जाते हैं और गर्ल्स भी आ जाते हैं। तो उस 50 स्टूडेंट में कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। जैसे मान लिया अपन ने कि 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में 30 गर्ल्स है और 20 बॉयज हो सकते हैं, या 25 बॉयज हो सकते हैं, 25 गर्ल्स हो सकती है। कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत कम ज्यादा या इक्वल भी हो सकते हैं इस टाइप से। तो हम इस टाइप का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, उसके थ्रू फिर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताता हूँ। तो आप लिखते भी चलेंगे मेरे साथ में। देयर इज 50 स्टूडेंट्स, देयर इज 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मैंने लिखा है कि देयर इज 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट, कम ज्यादा हो सकते हैं। अब इस 50 स्टूडेंट्स में कुछ नंबर ऑफ बॉयज होंगे, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स होगी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, और टोटल कितना हो जाएगा उनका, 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50। ऐसी सिचुएशन बनेगी, जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे और जितनी नंबर ऑफ गर्ल्स होगी उसको प्लस कर देंगे तो 50 आना चाहिए, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है। अब मान लीजिए
कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो एक्स है। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकते हैं, ये 30 भी हो सकते हैं, ये 35 भी हो सकते हैं, ये 27 भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ बॉयज को एक्स ले लिया, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हो सकते, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, टोटल करेंगे तो 50 होगा। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये नंबर ऑफ बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल दोनों को प्लस कर दो तो उनका सम 50 के इक्वल। अब दोनों में से अगर किसी एक टाइप के स्टूडेंट की क्वांटिटी आपको पता चल जाए तो आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि इसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो आप नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। आपको ये बता दिया जाए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है तो आप नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि आपकी क्लास के अंदर 30 बॉयज, तो एक्स की प्लेस में मैंने 30 रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ऐसा हुआ। अब देखो, अब अगर 30 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, ये 30 का हम इधर शिफ्ट कर देते तो माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई वही रहेंगी, ये 50 आपका इधर था और ये प्लस 30 का माइनस 30, तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो उस क्लास के अंदर अगर 30 बॉयज थे तो गर्ल्स कितनी होगी, 20 होगी। 30 प्लस 20 कर देंगे तो वापस आपको 50 मिल जाएगा। मतलब दोनों में से नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स में से आपको कोई एक की क्वांटिटी पता हो तो दूसरे की क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज 0 है ही नहीं नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स कितनी होगी, पूरी 50 हो जाएगी, 50 की 50 गर्ल्स हो जाएगी। मतलब एक सेक्शन पूरी गर्ल्स की सेक्शन बना दी, उसमें कोई बॉयज है तो नंबर ऑफ बॉयज 0 होगा उसका, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 50 हो जाएगी। एक सेक्शन बना दी बदमाश बच्चों का, सारे बॉयज ही बॉयज है, पूरे 50 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 50 बॉयज ले लिए तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल 50 आएगा आपको पास। ये चीज समझ में आ रही है आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर अपने को जानना है कि इक्वेशन कैसे जनरेट होता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो आपको एक एग्जांपल ये समझ में आया कि एक क्लास के अंदर 50 बॉयज हैं, उसमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। अगर आपको किसी एक की क्वांटिटी बता दी जाए, नंबर ऑफ बॉयज बता दी जाए तो आपने नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स बता दी जाएगी तो आप नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, एक अनदर एग्जाम्पल, देयर इज अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच between India and Pakistan. India, पाकिस्तान। मैंने एक एग्जांपल लिया, देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्रिकेट समझता तो होंगे आपको, खेलते नहीं भी होंगे तो देखते होंगे, और देखते नहीं होंगे तो सुनते होंगे, सुनते नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत तो मालूम है क्रिकेट के बारे में, है ना। आपको भले ही पसंद हो ना हो, आपके घर के लोग टीवी में चलाते होंगे। तो देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया अपनी कंट्री है और पाकिस्तान दूसरी कंट्री, इन दोनों कंट्री के बीच में क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास में कि इंडिया इज बैटिंग, इंडिया इज बैटिंग। इंडिया इज बैटिंग का मतलब ये है कि इंडिया की जो टीम है वो बैटिंग कर रही है, बैटिंग कर रही मतलब बल्ला उनके पास में, ठीक है। जब इंडिया बैटिंग कर रही तो दूसरी टीम क्या करेगी, फील्डिंग करेगी। अब योर फ्रेंड आस्क्ड आस्क्ड व्हाट इज द स्कोर, व्हाट इज द score, then you replied 160 runs without any loss. You replied 160 runs without any loss. There is a cricket match between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान की टीम के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है। इंडिया इज बैटिंग और इंडिया की टीम जो है वो बैटिंग कर रही है। यूर फ्रेंड आस्क व्हाट इज द स्कोर, उधर से आपका फ्रेंड आया,
अब भाई आया कोई गया, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्कोर, पूछ लेते ना ऐसा है, क्या स्कोर चल रहा है पूछते, देन यू रिप्लाई, आप देख रहे हो बड़े ध्यान से मैच देख रहे हो, तो आपने रिप्लाई दिए 160 रन विदाउट एनी लॉस, मतलब 160 रन बन गए और कोई विकेट नहीं गिरा। समझ में आती है बात? तो अब देखो इस सिचुएशन को अपन कैसे लिखते हैं, रन्स बाय फर्स्ट बैट्समैन, रन्स बाय फर्स्ट बैट्समैन प्लस रन्स बाय सेकंड बैट्समैन। दो बैट्समैन खेलते हैं, एक इस साइड में रहता है एक उस साइड में रहता है, पता है ना इतना? और क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, नहीं तो फिर पर चलो अपने को पता ही नहीं क्रिकेट के बारे में। तो रन्स बाय फर्स्ट बैट्समैन, फर्स्ट बैट्समैन मतलब विराट कोहली समझ लो आप, और रन्स बाय सेकंड बैट्समैन, बैट्समैन मतलब कोई दूसरा खिलाड़ी कोई भी समझ लो, धोनी समझ लो, है ना, एक विराट कोहली और एक धोनी, इज इक्वल टू 160, टोटल 160 चल रहा है जिसको, ऐसा चलेगा स्कोर बोर्ड। एक फर्स्ट बैट्समैन है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, प्लस सेकंड बैट्समैन, दोनों ने मिलकर 160 रन बनाए और अभी कोई विकेट गिरा नहीं। ठीक है, अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो फर्स्ट बैट्समैन था उसने एक्स रन बनाए, प्लस जो दूसरा बैट्समैन है उसके रन वाई, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 160 हुआ। तो ये जो आपका x प्लस वाई इजिकल टू 160, अब इसमें से किसी एक के रन यदि आपको पता चल जाए तो आप दूसरे के फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले बैट्समैन के 100 हो गए, तो सेकंड वाले के कितने होंगे, 60 हो जाएंगे। 100 को आप 160 में से माइनस करो तो 60 उसने बनाया, 100 इसने बनाया। मान लीजिए इसने 150 बना लिया, तो इसने 10 ही रन बनाया हो। तो इसके अंदर ये देखो, ये एक इक्वेशन मिला अपने को, x प्लस वाई इजिकल टू 160। अब इसके पहले नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इजिकल टू 50, वो भी एक इक्वेशन मिला। तो यहाँ पर ये जो आपको x दिखाई दे रहा है, इस x को कहते हैं वेरिएबल। अब ये x वेरिएबल है, और ये जो y दिख रहा है आपको, ये y भी आपका वेरिएबल है ये वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। अभी हमने बताया कि जैसे एक्स, ये जो फर्स्ट बैट्समैन था इसके रन को अपन एक्स लिए, अभी 100 हुए, 100 हुए, फिर इसके रन बनेंगे तो 101 होंगे, 102 होंगे, 103, ऐसे बढ़ेंगे उसके रन, मतलब वेरी होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। इसके बदलेंगे तो इसके भी बदल सकते हैं, इसके 160 हो गए, इसके 100 से ऊपर निकल गए, 101 हो गए, इसके 61, 62, ऐसे होती है, वैल्यू बदलती जा रही थी। जिस चीज की वैल्यू बदलती जाती है, वेरी होती है या चेंज होती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। और जो फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपको समझ में आता, तो ये जो एक्स वाई जेड जो रहते हैं, इन्हीं को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई इजिकल टू 160, इसके अंदर देखो एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये हो गया, और इन दोनों की हाईएस्ट पावर 1, इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल और बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं और क्या। एक आखिरी एग्जांपल और बताता हूँ, और उसके बाद में इसका डायरेक्ट जनरल फॉर्म, उसके बाद में आपको काफी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी रखूंगा, मगर थोड़ा सा उसको चेंज करूंगा, अब इसमें कोफिशिएंट भी ला, एक इक्वेशन, एक एग्जांपल और, अनदर एग्जांपल। सपोज यू वेंट मार्केट, सपोज यू वेंट मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट्स in rupees 200. सपोज यू वेंट मार्केट फॉर बाइंग फ्रूट्स, आप सपोज करिए कि आप मार्केट गए काय के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए, और कितने रुपए लेके गए, 200 रुपीज लेके। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी रुपीज एक्स पर केजी, एंड प्राइस ऑफ वाटरमेलन
वाटरमेलन बी ₹Y पर केजी। ठीक है, आप मार्केट गए फ्रूट्स खरीदने को, अब फ्रूट्स खरीदने के लिए आपके उसमें जो अमाउंट है वो ₹200, 200 के आप फ्रूट्स खरीदने के लिए मार्केट गए। तो लेट द प्राइस ऑफ मैंगो भी ₹X पर केजी। मैंगो की जो प्राइस है वो ₹X पर केजी, 1 किलो ₹X में आएगा। एंड प्राइस ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन समझता है वो तरबूज, ₹Y पर केजी। अब आपने 2 किलो आम खरीदे, 2 किलो मैंगो खरीदे, तो 1 केजी मैंगो की कॉस्ट या प्राइस ₹X है, तो 2 केजी की कितनी हो जाएगी? मान लीजिए मैंगो ₹50 पर केजी है, ₹50 किलो मिल रहा है मार्केट में, तो 2 केजी खरीदेंगे तो कितने के हो जाएंगे? ₹100 के हो जाएंगे। तो 1 केजी की कॉस्ट ₹X है, तो 2 केजी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2X हो जाएगी, होगी 2X। भाई ₹100 के मैंगो हो गए, प्लस वाटरमेलन, मान लीजिए आप 4 केजी वाला, 4 केजी वाला तरबूज खरीद रहे हैं, अच्छा बड़ा देख लिया आपने, तो 4 केजी का बड़ा नहीं होता, वो 7-8 किलो का अच्छा बड़ा, फिर भी 4 किलो का ठीक है, आपसे उठ जाएगा इतना बड़ा, है ना? तो 4 केजी आप वाटरमेलन ले, 1 केजी वाटरमेलन की कॉस्ट ₹Y है। जनरली वाटरमेलन या जो तरबूज है वो 20-25 रुपए किलो मिलता है मार्केट में, मान लीजिए ₹25 किलो, तो 1 किलो के ₹25, तो 4 किलो के कितना होंगे? अरे 25 का 1 किलो, 50 के 2 किलो, 75 के 3 किलो और ₹100 के 4 किलो, 100 का तरबूज, है ना? तो एक 1 केजी तरबूज की कॉस्ट ₹Y है, तो 4 केजी की कितनी हो जाएगी? 4Y हो जाएगी। अरे होगी 4Y। भाई जैसे Y को 25 बोले अपन ने, ₹25 किलो है, तो 25 4 जा 100 का ये हो गया। आम की कास्ट या मैंगो की कास्ट ₹X ले, एक्स को अपन ₹50 बोले, ₹50 कास्ट है, 2 केजी तो 52 जा 100, 100 के आम हो गए और 100 के तरबूज हो गए, टोटल अमाउंट कितना हो? 200 हो गया। अब आप चुपचाप में चलाओगे वहां से बाजार से, क्योंकि आप बचा ही नहीं आपके पास में कुछ, है ना? अब पैसे खत्म हो गए ना, ₹200 तो लेके गए थे आप, और 200 में आपने 2 किलो आम ले आए और 4 किलो आपने तरबूज ले आए, टोटल अमाउंट कितना हो गया? 200 हो गया। अब इसके बाद आप फौरन अपना थैला उठाएंगे और चुपचाप अपना रास्ता नापते हुए घर आ जाएंगे, आएंगे? तो यहाँ देखो हमको एक इक्वेशन मिल, 2x + 4y = 200 मिला। 2x + 4y = 200। ₹X अपन 1 केजी की कॉस्ट में, कुछ भी हो सकता है एक्स, जरूरी नहीं कि 50 हो, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 केजी तरबूज की या वाटरमेलन की कॉस्ट आपने ₹Y दिया, वो कुछ भी ₹25 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, उसका कुछ। लेकिन 1 केजी की कॉस्ट अगर ₹X है, तो 2 केजी के 2X हो जाए, प्लस 1 केजी की कॉस्ट ₹Y है, तो 4 केजी की 4Y हो जाएगा। जब इसका पूरा इतना अमाउंट यहाँ पे, जब आप इसमें जो आपने खरीदे और उससे लिए, और टोटल जब आप इसको करोगे तो वो ₹200 के इक्वल आएगा। तो ये देखो 2x + 4y = 200, मिला आपको एक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये जो x और ये जो y है, देखो ये दोनों वेरिएबल है, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 1 है 1 1। तो इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वे। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वे। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल आपको दिखाई, जनरली x और y, और एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, 200 कांस्टेंट। आप अपन चाहे तो 200 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -200 हो जाए, इसको अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -200 हो जाए। 2x + 4y -200 = अभी भी ये इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, और लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल मिलेंगे आपको और एक कांस्टेंट रहेगा, और उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 1। इसका मतलब होता है लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स इज, देखिए जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म ये होता है।
ax plus by plus c is equal to g, where a and b does not equal to g. ये जीरो नहीं होना चाहिए ए और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बोलेंगे। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगा टू वेरिएबल वाला, वो हमेशा इसी फॉर्म का मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। कभी ऐसा हो सकता है कि ये सी इस साइड हो, तो आप उसको ऐसा शिफ्ट करके इधर लाएंगे, जैसे 200 इधर था, शिफ्ट करके इधर लाएंगे तो -200 हो जाएगा। शिफ्टिंग में साइन चेंज हो जाती है, आपको पता है। तो इसको याद कर लो, आप मेमोराइज कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ कंडीशन लिखी है कि ए कॉमा बी, मतलब ए एंड बी इज नॉट इक्वल। ये ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि कभी जीरो, जैसे ये ए जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी, जीरो हो जाएगा। तो ये बी वाई प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन ये एक ही वेरिएबल वाला रहेगा। अपन दो वेरिएबल वाले पढ़ रहे, तो दोनों होना चाहिए। ये बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी कभी जीरो हो गया तो ये वाली टर्म हट जाएगी, तो ये ए एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन एक ही वेरिएबल वाला रहेगा। अपना जो टॉपिक है या जो अपना जो चैप्टर है वो टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, तो ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये सी कभी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी जीरो हो जाएंगे तो ये एक्स और वाई वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी। और जब एक्स और वाई वाली टर्म यहाँ से हट जाएगी तो फिर वो दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो आप इस इक्वेशन को मेमोराइज कर लो, आसानी से याद हो जाता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो भी रियल नंबर ही होता है, लेकिन ए और बी कभी जीरो हो जाएंगे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए सी कभी इस साइड में लिखा हो, जैसे ये 200 लिखा था इधर, तो आप उसको इस साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन। कुछ समझ में आया? मैंने इतनी चीजें बताया आपको, तो मैंने 3 एग्जाम्पल बताया आपको। एक एग्जाम्पल बताया कि एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है, 9th क्लास के अंदर। उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज है, कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज को मैंने एक्स ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई ले लिया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन होगा। टू वेरिएबल है, इसके अंदर एक्स और वाई और उनकी हाईएस्ट पावर 1 आप चाहे तो वो 50 को इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, और किसी ने आपसे पूछा, आप टीवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं, किसी ने पूछा, आपके फ्रेंड ने पूछा कि क्या स्कोर हुआ, तो आपने बता दिया कि 160 विदाउट एनी लॉस। तो दो बैट्समैन खेल रहे, फर्स्ट बैट्समैन प्लस सेकंड बैट्समैन इज इक्वल टू 160। अब मान लीजिए पहले बैट्समैन ने एक्स रन बनाया, तो दूसरे ने वाई बनाया, तो टोटल 160 होगा। अब एक्स वाले में 100 बना लिया इसने और दूसरा वाला आपका 60 रन बनाएगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा। आप चाहे तो 160 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमने ये बताया आपको, एक एग्जाम्पल ये बताया कि आप 200 रुपीज लेके मार्केट गए और वहां पर आपने आम मैंगो की प्राइस पूछे, आपने क्या है इसकी प्राइस, तो ने x रुपीज पर केजी बता दिया। और वाटरमेलन की प्राइस पूछे तो वाई रुपीज पर केजी बता दिया। आपने 2 kg मैंगो खरीद लिए, तो उसके लिए आपको 2x पे करना पड़ेगा। वाटरमेलन की कॉस्ट वाई रुपीज है, आपने 4 kg परचेस कर लिए, तो आपको 4y परचेस करना, 4y आपको पे करना पड़ेगा। उसको दोनों को प्लस करेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू 200 आ जाएगा। 200 को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो 2x प्लस 4y माइनस 200 इक्वल टू जीरो। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आपको मिलते जा रहा है, जिसके अंदर दो वेरिएबल दिख रहा है और उनकी हाईएस्ट पावर 1 और कोई भी जनरल इक्वेशन, कोई भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा तो इसी फॉर्म का मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन बता दे रहा हूं मैं आपको, कि ए और बी कभी जीरो हो जाएंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, समझ में आता है आपको कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा ऐसी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन इसको टाइम देके थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो अपने दिमाग में एक चीज बैठ गई कि ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता तो खट से अभी तक की एक्सरसाइज खत्म हो जाती, लेकिन अपने को ये समझ में नहीं आता कि साला ये चक्कर क्या है, ये कहाँ से लीनियर इक्वेशन आ रहा है, दो वेरिएबल कहाँ से आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? दो वेरिएबल के लिए इतनी चीजें समझ में आ गई। ये क्या होता है कि थोड़ा सा जब अपन कोई चैप्टर को पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपने को पता होना चाहिए कि ये ऐसी चीजें होती हैं। अब जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे आप बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन इसके इतने आसान होंगे, जैसे आपको खाना खा ली, बहुत अच्छा अच्छा खाना खा ली, खूब खा ली, और आखिरी में आपको वो गोलगप्पे उठा के खाना है, बस गुपचुप खाना आपको आखिरी में। कितना आसान होता है वो खाना, बस उतने ही आसान अब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे मेन चीज मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। और क्या फॉर्म हुआ वो, यहाँ पे एक चीज और लिखो, ये जो ए बी सी जो दिख रहा है ये कोई रियल नंबर से लिख लो इसको, वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर्स। ये एबीसी जो है कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ए और बी जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कारण बता दिया उसका मैंने आपको, रीजन बता दिया कि ए और बी कभी जीरो के इक्वल हो जाएंगे तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं।
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन, अब जैसे ही टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोले तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म का इक्वेशन रहेगा। चलिए चलिए एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम लिखी हुई, ध्यान से उसको पढ़ना, बहुत ही आसान है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉस्ट और एक होता है प्राइस। तो कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस देख लो, नहीं तो लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता रहता। आपको पता रहे, कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आता है उसको कॉस्ट कहते हैं, और जिस रेट में अपन उसको मार्केट से परचेस कहते हैं उसको प्राइस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। मतलब नोटबुक को बनाने में खर्चा आया होगा खंडेलवाल को, खंडेलवाल को या कोई भी जो इसकी फैक्ट्री चलती है उसको कुछ ना कुछ लगा होगा ना, कागज लगा होगा, ये लगा होगा, मशीनें लगेगी, तो उसको खर्चा आया, इसलिए कॉस्ट कहते हैं। पेन की कोई कंपनी है तो वो पेन बना रही है, खाली 5 रुपए का 2 रुपए का एक पेन बन रहा है, मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा है, तो मार्केट में जो मिलेगा तो वो प्राइस रहता है, और उसको बनाने में जो खर्चा आता है वो कॉस्ट आता है। इस वर्ड को याद रखना आप। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तो आप याद करो, मैंने आपको मैंगो की प्राइस लिखा है, कॉस्ट ऑफ मैंगो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैंगो अपन बनाने नहीं गए थे, आप वहां पे आप मार्केट खरीदने गए थे, आपको वो प्राइस में मिलेगा, आपने बनाया थोड़ी मैंगो वहां। डिफरेंस होता नहीं, तो उसको कॉस्ट ऑफ मैंगो और कॉस्ट ऑफ से गलत होता है। तो यहाँ पे ग्रामर का भी सब चीज ध्यान रखा जाए, मतलब हर एक चीज एकदम परफेक्ट होती है, कहीं आप उसको पकड़ नहीं सकते मतलब। ठीक है ना, तो कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस है। देखना, आप मैंने एग्जांपल बताया तो मैंने मैंगो की कॉस्ट नहीं लिखा, मैंगो की प्राइस बताया, क्योंकि मैंगो अपन थोड़ी बना रहे हैं वहां पे, अपन थोड़ी खेत में उगा रहे हैं, पेड़ पे उगा रहे हैं, अपन तो उसको खरीद के ला रहे हैं। तो वही चीज है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस मतलब डबल है। किसकी कॉस्ट डबल है? नोटबुक की कॉस्ट। पेन की कॉस्ट, अब पेन अगर 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की। 10 में 2 का इंटू कर देंगे तो 20 हो जाए। देखते होंगे आप, पेन सस्ता मिलता है, 4-5 रुपए 10 रुपए का मिलता है, और नोटबुक आपकी 20 रुपीज से कम की नहीं मिलती होती है, या जो भी मिलती है उससे डबल कॉस्ट है। क्योंकि वो कॉस्ट क्यों महंगा है? अब आप बोलोगे कि सर पेन और नोटबुक भाई इतनी महंगी क्यों हो गई? बट उनको बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो ज्यादा रेट में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? उनको बनाने में ही खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो सस्ते में थोड़ी दे देंगे। जितना खर्चा बनाने में आया उससे थोड़ा पैसा कमा के, ज्यादा पैसा कमा के मार्केट में देंगे। बनाने का खर्चा ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा बिक रहा है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है इस स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हिंट लिख के दे दिया है, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो हिंट लिखी नहीं रहती, आप ऐसे ही पढ़ लो। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, एंड दैट ऑफ अ पेन भी रुपीज 1। तो ये अपन सपोज कर लेते हैं कि एक पेन की कॉस्ट को, एक नोटबुक की कॉस्ट को रुपीज एक्स ले लेते हैं और पेन की कॉस्ट को वाई ले लेते हैं, और जैसी कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे तो नोटबुक की कॉस्ट वाई और पेन की कॉस्ट उससे, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, तो पेन की कॉस्ट अगर एक्स है आपकी या वाई है, नोटबुक की कॉस्ट एक्स है और पेन की कॉस्ट वाई है, तो 2y हो जाएगा। एक्स इजिकल टू 2y वाली सिचुएशन को रख के सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ इसको, डेट the cost of notebook notebook B rupees X, and that of pen B rupees Y. Let the cost of notebook be rupees X. नोटबुक की जो कॉस्ट है वो रुपीज एक्स है, एंड दैट ऑफ पेन भी रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ पेन ऐसा भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कंडीशन दी है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट क्या ली है आपने? एक्स, तो यहां लिखो आप एक्स। ये किसके इक्वल है? इस ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट क्या ली है? वाई,
y का ट्वाइस मतलब 2 का इंटू किसमें करना पड़ेगा, y में करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2y। बस ये सिचुएशन है, देख लो आप। ये नोटबुक की कॉस्ट है, वो पेन की कॉस्ट से डबल है। नोटबुक की कॉस्ट अगर 20 है तो पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 10 होगी। देखो यहाँ 20 रखेंगे और इधर y के प्लेस पर 10 रखेंगे, 2 में 10 का इंटू करेंगे तो ये भी 20 हो जाए, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो दोनों चीज इक्वल आना चाहिए, इधर 20 आया तो इधर भी 20, मतलब 2 का इंटू आपको पेन की कॉस्ट में करना, तो एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पेन की कॉस्ट को एक्स लिया, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लिया जाए और पेन की कॉस्ट को किसी को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपन पहली वाली चीज को एक्स लेते हैं, दूसरे को वाई। अब देखो ये सिचुएशन एक्स इज इक्वल टू 2y कैसे आया, समझ आ गया। अब अपने को जो इक्वेशन लिखना है वो किस फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब सारी चीजों को आपको इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाना, राइट साइड में केवल जीरो रखना। चलिए, विच एम्प्लाइज, ये एक्स तो है ही है। अब ये 2y के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -2y इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हो गया। अब ये ए एक्स प्लस बी वाई, ए के प्लेस पे 1 है एक्स का कोफिशिएंट, बी के प्लेस पे -2 है वाई का, और सी वाली टर्म एब्सेंट दिख रही है आपने, तो जो एब्सेंट दिख रहा है उसको जीरो लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स -2y प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखो अब ये बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, सी की वैल्यू जीरो है, सी जीरो हो सकता है, ए और बी जीरो नहीं है। ये जीरो मैंने ऐसे ही लगा दिया यहाँ पे, जो जनरल फॉर्म है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सी था, इसलिए मैंने जीरो लगा दिया, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स -2y इक्वल टू जीरो ही इसका मतलब है। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वे। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, लीनियर क्यों है, क्योंकि एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर देखो 1। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखे, ऐसा लिखना है। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई थी, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसको हमने एक्स -2y प्लस जीरो इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखे, ऐसा लिखा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो अपन इसको ऐसा सॉल्व, समझ आया कैसे लिखती है हमने। आंसर चेक करके दिखा देता हूँ आपको, आंसर भी अपने पास में। सब देख लो, आंसर देख लेना चाहिए क्वेश्चन का, कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो पता चल जाए, अपने से नहीं बुक से कभी गड़बड़ी हो जाए तो वो भी अपने को पता चल जाए। ये रहा 4.1 एक्सरसाइज, एक्स -2y इज इक्वल टू जीरो, उसने वो ऐसा नहीं लिखा, एक्स -2y प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखा, अपन ये सी की वैल्यू दिखाई यहाँ। मैंने बताया आप नहीं भी लिखेंगे आप तो एक्स -2y इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, तब भी अपन ने पहले लिख चुके थे अपन उसको। ये देखो यहाँ पे ये स्टेप बताई कि आपने एक्स -2y इज इक्वल टू जीरो, उसको ये चेक करना होगा तो वो ये चेक करना, ये अपन ने ज्यादा बेटरमेंट के लिए लिखे कि एक्स -2y प्लस जीरो इज इक्वल टू, ये एकदम एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा लिखती है, क्योंकि उसने बोला था कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेप। लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट आपको लिखना। तो लीनियर इक्वेशन क्या है अपने पास में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए मैंने सी को जीरो लिखा। नहीं, जीरो लिखने से कोई मतलब, जीरो प्लस करो माइनस करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है एक्स -2y इज इक्वल टू जीरो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये देख के आपको समझ में आ जाता है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एंड इंडिकेट द वेरिएबल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। आपको क्या करना है कि नीचे जो इक्वेशन लिखे हुए हैं उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज भी आपको लिखना इन ईच केस। हर एक केस में ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स में जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है उसको ए कहते हैं, और वाई में जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है वो बी है, और कांस्टेंट वाली टर्म सी। पहले अपन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में इक्वेशन लिख देते हैं, और उसके बाद में सी की वैल्यू लिखते हैं। चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं सबसे पहले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, और 5 के ऊपर बार लगाओ,
2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। देखो 5 बार का मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये 5555 रिपीट होता जाएगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9.355555। अब ये 5 कई बार आप रिपीट करके लिख सकते। ये 5 के ऊपर एक 5 के ऊपर बार लगा इसलिए 5 रिपीट हो। ये रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल रहते हैं वो रैशनल नंबर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो 5 जो है वो रिपीट होता जाएगा, 5 अनलिमिटेड टाइम आता जाएगा। कभी ये बार 3 के ऊपर भी रहता तो फिर 3 भी रिपीट होता, 3 5 ऐसा होता। जिसके ऊपर बार लगा है वही रिपीट होता। कभी कभी बार के प्लेस पर ऐसा डेसिमल भी लगा देता है, 5 के ऊपर जैसे डेसिमल लगाती है इसके, तो उसको रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो वो 5 रिपीट हो। कभी जैसे दोनों डिजिट को रिपीट करना होता है तो दोनों के ऊपर डेसिमल लगा देता हो, तो 3 भी रिपीट होता, 5 भी, 3 5 लिखते जाते हैं। एक के ऊपर लगा रहा तो एक ही रिपीट। तो अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये तो ax लिखा हुआ है, ये बी वाई लिखा हुआ है, c अपने को इधर चाहिए, ये कांस्टेंट वाली टर्म है इधर है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो आप। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस है तो माइनस 9.35 और इसके ऊपर बार, जैसा का वैसे बार लगा के छोड़ दो, इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। It is in the form of ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको इस फॉर्म में? मैच करके देख लो आप। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा। ये अपन ने इसको लिख तो दिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब हमको क्या करना है कि हर एक केस में एबीसी की वैल्यू भी लिखना है। तो इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिख लो आप। हियर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3, b इज इक्वल टू 3 हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू कितना है, c की वैल्यू बहुत ध्यान से देखना है आपको। कितनी अर्पिता, 9.35 बार नहीं है, -9.35 बार है। माइनस का साइन सामने लगा है, -9.35 बार। अगर आपने कभी 9.35 लिख दिए तो गलत हो जाएगा। ये माइनस का साइन जब रहता है तो उसको लिखना पड़ता है, प्लस रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन माइनस है तो लिखना। जैसे ये ए और बी की वैल्यू प्लस वाली थी तो लिखने की जरूरत नहीं, कि माइनस होती तो माइनस लगा। ध्यान रखेंगे इसमें गलती यही हो सकती है किसी बच्चे से कि वो सी इज इक्वल टू 9.35 बार दे। क्या लिखना है, -9.35 बार। बस हो गया क्वेश्चन। हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको लिख दिए और एबीसी की वैल्यू। आंसर चेक करो, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। बार का मतलब भी बता दिया मैंने आपको, 5555 रिपीट होकर आता जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस वैसा का वैसे ही आपको लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट होती है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखो, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये x माइनस ये 1/5 को ऐसा सामने लिख लो और इंटू वाई, 1 का इंटू वाई में करेंगे तो y/5 आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देख रहा है आपको इसके फॉर्म में। अब एबीसी की वैल्यू लिखना है आपको। क्लियर, ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1। y का कोफिशिएंट b है और यहाँ देखो y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब किस क्वांटिटी का मल्टीपल, -1/5, -1/5 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म -10, ये -10। बस आया समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं।
अभी जैसे ये फ्रैक्शन वाला नंबर दिख रहा है यहाँ पे 5, तो इसको एलसीएम लेके अपन ये फ्रैक्शन को हटा सकते हैं और करके, और बता देता हूँ आप, कोई भी एक तरीके से करना है। और एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अभी देखो यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको, इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 1 ले सकते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 5। एलसीएम ले लिया हमने 5, इसके अपॉन में 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का न्यूमरेटर में इंटू कर दो तो 5x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, ये 5 से 5 को डिवाइड करो तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, इस 1 का ऊपर इंटू करो y में, माइनस है तो माइनस लगाओ, 10 के अपॉन में 1 है, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, 5 का इंटू माइनस 10 में कर देंगे तो ये -50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये वाले 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में कर दे तो 5 0 हो गया। अब देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, हियर एबीसी की वैल्यू लिख दो, a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा 5, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या है -1, अभी माइनस है तो -1, और कांस्टेंट c वाली टर्म क्या है -50। ये दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से करेंगे तो नंबर आपको पूरे मिले। अब जैसे किसी स्टूडेंट ने पहले तरीके से कर दिया तो उसमें a की वैल्यू 1 आ रही, किसी ने दूसरे तरीके से करा तो उसमें a की वैल्यू 5 आ रही, किसी ने पहले तरीके से करा तो b की वैल्यू -1/5 आ रही, किसी ने दूसरे वे से किया तो b की वैल्यू -1 आ रही, पहले वाले से c की वैल्यू -10 आ रही थी, दूसरे वाले की वैल्यू माइनस, दोनों ही सही, दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है। किसी ने ऐसा करना, किसी को तो ऐसा कर ले, किसी को ऐसा करना तो ऐसा, मैं दोनों तरीके से बता दिया। आंसर देख लेते हैं उसने कैसा, ये रहा सेकंड वाला, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, पहला वाला, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -1/5 c इज इक्वल टू माइनस, वो पहले वाले तरीके से ही उसने कर, मैंने दोनों तरीके से आपको इसलिए करके बता दिया कि कोई बच्चे के दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना रहे कि सर ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पढ़ाने के बाद कोई टाइप का कंफ्यूजन आता नहीं, हमको पता है कि बच्चे के दिमाग में क्या सवाल आ सकता है ना, तो हम दोनों तरीके, अगर 2 तरीके 3 तरीके रहते, कोई कंफ्यूज हो रहा है बच्चे तो हम ऐसा भी आपको बता देते कि आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसे से आपके आंसर ऐसे आ गए, लेकिन ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा कर, एक बच्चे ने ऐसा कर दिया और एक ने ऐसा कर दिया, दोनों का नंबर पूरे मिले, क्योंकि मैथमेटिक्स को करने के कई तरीके हो सकते, दोनों का मतलब वही, कोई वैल्यू कम हो रही तो कोई ज्यादा हो रही, कुछ फ्रैक्शन वाला नंबर था, अपने फ्रैक्शन वाले नंबर को हटाने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते, देखो यहाँ पे इक्वेशन अच्छा है 5x माइनस वाई माइनस 50, ये इक्वेशन जरा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इक्वेशन लेकिन थोड़ी कठिन दिख रहा, यहाँ पे x की वैल्यू है, b की वैल्यू -1/5, 1/5 -1/5 भी रियल वैल्यू, रियल नंबर है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा कठिन इक्वेशन था, ये सरल, इसलिए ऐसा कर दी, आप चाहे तो ऐसा कर लो, आप चाहे तो उससे कुछ फर्क नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस c, तो c वाली टर्म इधर लिखी तो इसको इधर शिफ्ट कर लो आप, ये हो जाएगा -2x प्लस 3y, और +6 है तो -6 हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 3, देखो ये आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लिख दो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, हियर a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट कितना है -2, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है 3, और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -6, बस ये आंसर हो गया, है बहुत सिंपल, आंसर देख लो आप, ये रहा थर्ड वाला, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। देखिए फोर्थ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 4, x इज इक्वल टू 3y, अपने को इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, y वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0,
अब देखो ये ए एक्स और बी वाई तो दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो सी को जीरो ले सकते हैं अपन। ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो is equal to 0. It is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. It is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. है ये x plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में। हियर a is equal to x का कोफिशिएंट देखो कितना है, तो 1। b is equal to y का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म c is equal to 0। बस ये आंसर होगा। आंसर ऐसे लिखा है आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ये लिखा है। इसमें ये 1 × x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x का मतलब 1 × x ही है, प्लस 3y प्लस 0 इजिकल टू 1 b इजिकल टू -3c, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 × x लिखा है, अपन ने x लिखे। जब कोई चीज का मल्टीप्लाई नहीं रहता है, नहीं लिखा है, तो उसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं 1 लिखने की, उसका मतलब ही है 1, x का मतलब ही है 1। ये वाला हो जाएगा कि आपसे देखो 2x इजिकल टू -5y, कर पाएंगे इसको? ऐसा कैसे ही करना, आप इधर शिफ्ट कर लेना उसको। ये फिफ्थ वाला आप देखना करके, ये 2-3 पार्ट है, ये आपसे बनेंगे तो आप कर दो। समझ में तो आ गया आपको कैसे करना है? आगे भी समझ में ये, तो ऐसे इसको कर लेना होमवर्क में, और नहीं तो फिर हम कल की क्लास में। बस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल 0 के फॉर्म में लिखो और एबीसी की वैल्यू लिख दो। देख लेना आपसे होंगे तो ठीक है, तो मैं कल की क्लास में करूँगा। ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे। कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।